हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर सेकंड के बाकी क्वेश्चनों को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। पहला प्रश्न है अपना, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं, एसिड बेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, साल्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, यानी अम्ल, क्षार और लवण तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, यही पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो आयनीकृत होकर के धनायन और ऋणायन देता है। यानी जो अम्ल होता है जैसे ही जल में घोला जाता है तो क्या करता है, वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसे ही आयनीकरण कहते हैं। और आयनों की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्लियर? यानी विद्युत का चालन क्यों कर पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट हैं। अगर इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते तो ये क्या करता, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाता, कंडक्टर नहीं होता। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं अपन, HCl H++ Cl नेगेटिव पूरी तरह से आयनीकृत हो गया है। H2SO4 में देख लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि अम्ल तभी विद्युत का चालन कर पा रहा है जब वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, आयनीकरण उसका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। हम सभी को पता है जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड या अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब अम्ल पाया जाता है तो अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करके क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, यानी वो साल्ट बना लेते हैं और हानिकारक यौगिक बनाते हैं, यानी हानिकारक कह सकते हैं या विषैले यौगिक बनाते हैं। अब विषैले यौगिक अगर बना देंगे तो वो हमारे खाने लायक तो रहेंगे ही नहीं, और इसके द्वारा बर्तन भी क्या होने लगते हैं, संक्षारित होते हैं। तो हम क्या समझे कि पीतल व तांबे के बर्तन में हमें इसीलिए खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो खट्टे पदार्थ के साथ क्रिया करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं और उस खाने को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, जो हमारे खाने लायक नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाती, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो HCl या कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अगर जलीय विलयन है यानी ये लिक्विड स्टेट में है तो वो H+ आयन देता है, या कह सकते हैं उसका पूर्ण आयनीकरण हो जाता है। लेकिन अगर ये शुष्क होगा तो क्या होगा, H+ आयन नहीं दे पाएगा। अगर H+ आयन नहीं देगा, यानी H+ आयन नहीं देगा तो वो अपनी अम्लीय लक्षण या अपनी अम्लीय प्रकृति को शो ही नहीं करेगा। अब शो नहीं करेगा तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि भाई ये एसिड या बेस है, या कह सकते हैं सीधी सी बात, वो हम लिटमस पेपर से उसकी आइडेंटिफाई उसको नहीं कर पाएंगे, या लिटमस पत्र का रंग चेंज ही नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब वो लिक्विड स्टेट में होगा या द्रवीय अवस्था में होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आश्वित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। चलिए, आश्वित जल आप जानते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते। अब जिसमें कोई भी आयन नहीं होंगे तो क्या होगा, वो विद्युत का चालन कर ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होंगे। लेकिन वर्षा का जल हम कहते हैं कि प्योर होता है, वो बात बिल्कुल सही है कि वर्षा का जल जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है। लेकिन जब वो भूमि पर आता है, या कह सकते हैं बारिश के समय जो वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरता है तो अनेक गैसों से होकर के गुजरता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर NO लिख दिया मैंने, NO2 होना चाहिए था। तो इन गैसों के साथ क्या करता है,
क्रिया करता है पानी, जैसे ही क्रिया करता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इन एसिड में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है यानी बदल जाती हैं गैसें, तो क्या होता है, आपको पता है कि अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, यानी पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, तो वो विद्युत का चालन सही से कर पाते हैं। समझे ना? उसमें आयन प्रेजेंट होते नहीं हैं डिस्टिल वाटर में, आश्रित जल में, जबकि वर्षा जल में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, वो बन जाते हैं गैसों के साथ मिल करके। क्लियर? इसीलिए वो क्या करता है, अब हम पढ़ेंगे पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। पीओपी अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या होता है, एक सीमेंट ही होती है जिसका यूज ज़्यादातर अब डेकोरेटिव चीज़ों में किया जाता है। पीओपी जिसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आर्द्ररोधी या आर्द्ररोधी मतलब कह सकते हैं जहाँ नमी ना पहुँच पाए उस जगह पर क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर नमी हो या कोई जल हो उसके साथ क्या करेगा, वो तेज़ी से क्रिया करता है, और तेज़ी से क्रिया करने के बाद वो एक कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है, यानी एक कठोर पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जिसे जिप्सम कहा जाता है। और ये जिप्सम में ना बदले, यानी जो पीओपी है वो जिप्सम में ना बदल पाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर या कह सकते हैं हम इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारे यूजफुल नहीं होगा, यानी यूजलेस हो जाएगा, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा, यानी ताजे दूध का पीएच मान हमें पता है 6 होता है, अब दही बन जाता है तो क्या परिवर्तन होगा इसमें। हम सभी को पता है कि दूध से अगर दही बन जाता है तो दही में अम्ल पाया जाता है जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और अम्ल हमें पता है क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब खट्टे होंगे तो क्या होगा, पीएच मान भी उसका कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अम्लों का पीएच मान 7 से नीचे की ओर होता है, 0 की तरफ। अब पीएच मान 6 से अगर कम होता है तभी वो दही बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो क्या होता है कि उसमें H+ आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है दही में, और दही में अधिक हो जाती है इसीलिए वो पीएच मान को भी चेंज कर देती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण द्वारा हमें समझाना है और उसकी जांच कैसे करें। जब किसी धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इतना तो हमें पढ़ा था। अम्ल किसी अगर धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बना रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्शन में Zn मेटल है, H2SO4 अम्ल है, इसके साथ जैसे ही क्रिया की है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इतना तो हमने पढ़ लिया कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब उदाहरण भी हमने देख लिया, अब इसकी जांच कैसे करेंगे वो हमें पढ़ना। जब हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारा जाता है, मतलब साबुन का घोल हो से गुजारेंगे तो बुलबुले उत्पन्न होंगे, क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। और वो बबल्स क्या होंगे, जैसे ही हम एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके संपर्क में ले जाते हैं, यानी उसकी लौ के पास पहुंचेगी तो वो क्या करती है, एक फटफट की आवाज़ यानी तेज़ी से आवाज़ करने लगती है, जिससे हमें पहचान जाते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। क्लियर? कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारेंगे तो उसमें बबल्स बनेंगे, उन बबल्स के संपर्क में क्या लेके आना है, हमें एक जलती हुई मोमबत्ती को लेके आना है। जलती हुई मोमबत्ती को जैसे लेके जाएंगे तो वो तेज़ी से फटफट करती हुई आवाज़ निकालेगी, यानी जलेगी तो फटफट आवाज़ निकलेगी, यानी तेज़ आवाज़ निकलेगी।
तो हम पहचान लेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी, प्रश्न क्या है अपना, क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। क्लोर क्षार अभिक्रिया को हम बिल्कुल साधारण तरीके से समझ सकते हैं। जब नमक को, यानी अपना साधारण नमक होता है, उसके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को इसके बीच से गुजारा जाता है, इसमें जैसे ही प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होता है, ये टूटता है। NaCl टूटेगा तो किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण होता है। अब जैसे कि मतलब नमक के जलीय विलयन में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। इस दौरान क्या होता है, जो क्लोरीन भी अलग हो जाती है और हाइड्रोजन गैस भी अलग हो जाती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो क्लोरीन होती है उसे क्लोर नाम से प्रदर्शित करेंगे, इसीलिए आधा नाम बनाया है क्लोरीन से, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था वो होता है क्षार, इसीलिए क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। बस इतना समझ लीजिए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो क्षार होता है, और क्लोरीन गैस निकलती है, इसीलिए क्लोर बन गया। यानी क्लोर और क्षार दोनों मिलकर के क्लोर क्षार अभिक्रिया बनाते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल आपका शो कर रहा है, देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बन रही है, इसीलिए इसे सोडियम क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है। यानी अगर पीएच मान अगर परिवर्तित होता है, चेंज होता है हमारे मुंह का, तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं, क्षरण होने लगता है दांतों का। अब हम समझेंगे, हम सभी को पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.5 या 5.6। क्लियर। अगर किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है उसका, और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप जब खाना खाते हैं तो अपने मुंह को साफ करें, क्योंकि भोजन के पश्चात मुंह में क्या होता है, जो अपशिष्ट, बचा हुआ अपशिष्ट है, जो मतलब पार्टिकल्स रह जाते हैं शेष, वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाओं के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, जो एसिड उत्पन्न करते हैं, यानी अम्ल उत्पन्न करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, एसिड अगर उत्पन्न करेंगे तो हमें पता है कि वो एसिड जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो पीएच मान भी 5.5 से नीचे की ओर जाएगा। जैसे ही नीचे की ओर जाता है तो दांतों का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, पायरिया वगैरह अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अब जब एसिड की मात्रा हमारे माउथ में या मुंह में ज़्यादा हो रही है तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय किसी बेस का यूज करना पड़ेगा, किसी क्षार का यूज करना पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, दंत मंजन, कोलगेट वगैरह इनका यूज करते हैं, फिर हमारे दांतों को थोड़ा राहत मिलती है। तो ऐसा ना हो, हमारे मुंह में बैक्टीरिया पनपे ही नहीं और ये भोजन के अपशिष्ट बचे ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे मुंह में जो पीएच मान परिवर्तन के कारण होता है। तो इस समय इसके लिए हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, आप सुबह ब्रश करते ही हैं, लेकिन शाम को भी खाना खाने के बाद जब सोते हैं तब ब्रश कर लिया खाना खाने के बाद, उसके बाद कुछ ना खाएं। यानी मुंह में हमारे में सीधी सी बात है, खाना खाते समय कुछ भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो आप इस समस्या से या इस बीमारी से या इस रोग से आप बच सकते हैं, आपके दांतों का क्षय नहीं होगा। तो स्टूडेंट, बाकी हम वीडियो लेक्चर 5 में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन तक हमारी वीडियो पहुँचे और उनको भी बेनिफिट हो, जैसा कि आपको हो रहा है। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें। हम आपको नई वीडियो
प्रत्येक वीडियो और नोट्स के साथ वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।